नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं मनी मंत्रा, जहां पर हम कराते हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। इंश्योरेंस हो, निवेश हो, क्रेडिट कार्ड हो, लोन हो, आपके आर्थिक सफर में मनी मंत्रा आपको आगे बढ़ाता है। तो चलिए आज भी शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। क्या पारंपरिक निवेश जैसी प्रॉपर्टी, सोना, पीपीएफ, फिक्स डिपॉजिट से पूरा होगा आपका रिटायरमेंट का कॉर्पस का लक्ष्य? क्यों जरूरी है इक्विटी में निवेश करना, बताएगा आपको मनी मंत्रा। क्या फिक्स डिपॉजिट से निकालकर निवेश शिफ्ट करें इक्विटी में? मनी मंत्रा बताएगा डाइवर्सिफिकेशन के फायदे। और निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, आपके हर आर्थिक लक्ष्य के लिए मनी मंत्रा करेगा आपकी सहायता। अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, नंबर है, व्हाट्सएप करें अपने सवाल, नंबर है 9619873567। चलिए, तो मनी मंत्रा में आज हम शो की शुरुआत दर्शकों के सवालों के साथ ही करने वाले हैं। हमारे साथ तमाम दर्शक जो हैं व्हाट्सएप पर जुड़ते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचाते हैं। तो रमाकांत साहू हमारे पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रमाकांत जी नमस्कार, कैसे हैं आप, कहां से बोल रहे हैं? नमस्ते मैम, मैं उड़ीसा से बात कर रहा हूँ। बताइए, आपने मनी मंत्रा पर अपना सवाल हमें भेजा है और हमारे आज के मेहमान भी फिरोज अजीज हैं, जो कि किसी भी वक्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और मैं देख रही हूँ आप उनके काफी बड़े फैन हैं। जी मैम, मैं पहले जब यरमनी चल रहा था आपका शो, जी जी, तब से मैं आपके बड़े फैन हूँ और फिरोज सर का भी बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सो मच रमाकांत जी। आपने क्या यरमनी देखकर या वो शो देखकर ही अपना पोर्टफोलियो बनाया? जी मैम, उससे पहले तो मैंने बनाया था, हाँ, एक बैंक में जाके, एसबीआई बैंक में जाके बनाया था। हाँ हाँ, लेकिन उसमें क्या है, एक ही एसेट मैनेजमेंट में मेरा सारे की सारे मतलब स्कीम था। राइट। तो मैं जब यरमनी जब देखा तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिला मेरे को। तो फिरोज अजीज सर से बहुत बड़ा फैन हूँ, तब से मैं उन्हीं का मतलब जो भी फॉलो करता हूँ उनका फंड में, वो भी मैंने किया हूँ। बहुत बढ़िया। तो 2016 से आपने कहा कि आपने अपने पोर्टफोलियो को बांधा है, मतलब उसमें सुधार किए हैं। तो क्या क्या बातें थी जो आपने 2016 से लागू की हैं अपने पोर्टफोलियो में? ऐसा क्या कुछ था जो मिस था, जो आपको लगा कि सही नहीं है, अब मुझे समझ में आ गया, अब मुझे बदलाव करने की जरूरत है? जैसे कि मेरे पास था एसबीआई ब्लू चिप फंड था लार्ज कैप पे, उसके बाद एसबीआई मैग्नम मिड कैप था, उसके बाद एसबीआई फोकस्ड इक्विटी जो अभी है, वो पहले फॉर्मिंग नाम था एसबीआई इमर्जिंग बिजनेस था। राइट। तो ऐसे सब और भी था, एक दो फंड था। हाँ। लेकिन जब पूरे के पूरे एक ही बास्केट में है, तो हर बार आप लोग शो में यही बताया जाता है, मतलब सारे के सारे टुकड़ी एक ही जगह में नहीं रखना चाहिए। तो इसी वजह से मैं उसको डाइवर्सिफिकेशन किया। जैसे कि उसको सारे के सारे रिडीम कर लिया। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैं रेगुलर में था, फिर मैं धीरे धीरे सीखा और डायरेक्ट में किया, और जितने भी सारे है सब डायरेक्ट ग्रोथ में है ऑप्शन में। अच्छा। तो उसके बाद कोटक, उस टाइम तो कोटक मल्टी कैप नाम से जाना जाता था, तो अभी तो फ्लेक्सी कैप हो गया। तो वो भी किया, और जितने भी सारे कनाडा रेवोको इमर्जिंग बिजनेस, ये सारे के सारे फिरोज अजीज सर से मैंने सीखा, जो बताया जाता है उस शो में, उसको मैं अमल किया। चलिए, तो इस बीच हमारे साथ फिरोज जुड़ भी गए हैं। आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज हमारे साथ हैं। फिरोज, गुड इवनिंग। और रमाकांत साहू आपके बहुत बड़े फैन हैं, लगभग 2016 से आपको ट्रैक कर रहे हैं, आपकी सलाह को ट्रैक कर रहे हैं, और आपके दी हुई सलाह के मुताबिक उन्होंने अपना पोर्टफोलियो भी बनाया हुआ है। मौजूदा पोर्टफोलियो रमाकांत जी क्या है, मुझे बताइए। आपने अपना और अपनी वाइफ का पोर्टफोलियो अलग अलग रखा है, मैं समझ रही हूँ, और आपने अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए भी कुछ फंड्स का चुनाव किया है। बताएं क्या है वो फंड्स? एक्चुअली मेरा जो कोटक फ्लेक्सी कैप फंड है अभी, तो बहुत बड़ा एम अभी हो गया है। हाँ। तो फिर सर काफी शो में बताते हैं इसको मतलब चेंज करने के लिए। तो क्या है, इसको चेंज करने में सही अप्रोच रहेगा? जी। क्योंकि ये मैं जब मार्केट डाउन था, हाँ। उस टाइम मैंने जब
एसबी मल्टी कैप में था, तो उसको मैंने एसटीपी में फॉर्मेट किया, फिर एसटीपी से फिर उसको मैंने पूरे के पूरे पैसा को उधर लिया, जितना भी अमाउंट है। तो काफी अप्स एंड डाउन देखा है इस फंड में। तो आज क्या उसको मैंने किसी और फंड में स्विच करना ठीक रहेगा या मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो किस फंड में मैं उसको जाना चाहता हूँ। वैसे मैंने उनका 100 देख के कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी, वो भी एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, उसमें मैंने तो कर लिया, लेकिन उसमें डिडक्ट अभी नहीं हुआ है। 5 जन को मैंने उसको टाइमिंग दिया हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है मैम, मेरा दूसरा फंड भी मैडम के नाम से है, कन्नड़ा रेबो के इमर्जिंग इक्विटी, वो भी लार्ज एंड मिड कैप पे है। तो क्या इसको मैं करने के बाद ओवरलैप हो रहा है? कुछ तो हो रहा है ओवरलैप, ठीक है, या अदर फंड में जाना चाहिए? ओके। और दूसरी एक है एलएनटी मिड कैप है, वो भी साफ बताते थे उस टाइम, लेकिन आज थोड़ा सा परफॉर्मेंस उसका थोड़ा कम है, लेकिन नजरिया लंबा है। तो क्या उस फंड में बरकरार रख सकता हूँ या चेंज करने की जरूरत है? ओके, ठीक है। तो मेरे एसेट लार्ज कैप में आपका निवेश चल रहा है, कोटक फ्लेक्सी कैप में भी आपका निवेश चल रहा है, एसबीआई फोकस्ड में और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, ये आपका पोर्टफोलियो है। आपकी वाइफ के पोर्टफोलियो में सीआर इमर्जिंग इक्विटी है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है और एलएनटी मिड कैप है। ठीक है, मुख्य तौर पर आपका सवाल कोटक फ्लेक्सी कैप पर है, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी पर है, कैनरा रेबेको इमर्जिंग इक्विटी पर है। उसके अलावा आप ये भी जानना चाहते हैं कि आपने जो अपना पोर्टफोलियो बनाया है रिटायरमेंट के लिहाज से बनाया है, घर भी खरीदना है आपने? घर खरीदने के लिए मिराई और कटक को मैंने दोनों को टाई अप कर लिया था। ठीक है, तो घर खरीदने का लक्ष्य कितना है, कब का है? अभी तो नजरिया लंबा है अभी, फिर भी मैं उसको और 7-8 साल में दे सकता हूँ मैम। और 7-8 साल कितना कॉर्पस इकट्ठा करना होगा? अप्रोक्सीमेटली 40 लाख। 14 लाख रुपए, ठीक है। 40 लाख 40 लाख, ठीक है। ओके, तो आपने अपने लिए टर्म इंश्योरेंस खरीदा हुआ है और LIC आप कौन सी दे रहे हैं? ये जीवन आनंद है आपके पास, एक मनी बैक भी है और जीवन आनंद भी है। लाख का है मैम, इसका मैच्योरिटी हो जाएगा 2027 और 2028 में कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए चला रहा हूँ। अच्छा, तो अभी आपको पेड अप नहीं करना है क्या? नहीं, मैं पेड अप कर ही रहा हूँ उसको, अभी कंटिन्यू है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, सो बहुत बढ़िया, तमाम डिटेल्स मेरे ख्याल से हमारे पास पहुंच गई है। गाड़ी के लिए आप 8 साल बाद जो गाड़ी खरीदेंगे उसके लिए आपने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप रखा हुआ है, ये आपने अभी इसी साल से शुरू किया हुआ है, तो कितना कॉर्पस चाहिए होगा उसके लिए? बेटे की शादी के लिए भी आपने एक फंड को 30 लाख रुपए आपको जमा करने एलएनटी मिड कैप से। गाड़ी आपको 8 साल के बाद खरीदनी है, कितनी गाड़ी खरीदेंगे? जी मैम, उसका क्या है ना, एक तो नोट डाउन कर रखा था, मतलब गोल के लिए, लेकिन उसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। उसको मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा उसको रिटायरमेंट फंड के लिए भी उसको मैं टाई अप करूंगा। गाड़ी तो ऐसे भी खरीद सकता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए जो रिटायरमेंट का कॉर्पस है मैंने टैली नहीं किया वो ठीक से, उसको मेरे को थोड़ा विचार करने का जरूरत है। मैं सोच रहा हूँ उस फंड को भी उसको टाई अप कर दूंगा। बहुत बढ़िया, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए हम जानेंगे फिरोज से। फिरोज, आपके मुरीद हैं रमाकांत शाहू साहब और बहुत ही बारीकी से इन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाया है। जैसा कि आपने भी देखा होगा, हर फंड को इन्होंने एक गोल सौंप दिया है और उसके मुताबिक निवेश अपना कर रहे हैं। कोटक फ्लेक्सी कैप कह रहे हैं AUM का साइज बहुत बड़ा हो गया है, तो चिंतित है अपनी परफॉर्मेंस को लेकर इस फंड में, तो इसको कंटिन्यू करें या ना करें? इन्होंने अपना और अपनी वाइफ का देखिए बहुत बढ़िया तरीके से अलग अलग पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ है और दोनों के ही फंड्स किसी ना किसी गोल को पूरा कर रहे हैं। पहले तो रमाकांत साहब, साहू साहब, इट्स सो नाइस दैट आप इतने सालों से फॉलो करके उस एडवाइस पे अमल भी करते हैं। तो हमें बड़ी खुशी होती है कि जो मेहनत करते हैं हम जागरूकता फैलाने के लिए, उस पे वेल्थ क्रिएशन होगी, दैट रीअश्योरेंस बहुत काम आता है। दूसरी बात यह है कि आप CRPF से हैं, आप लोगों की सेवा करते हैं, तो हम भी आपके कुछ काम आए, इससे बड़ी संतुष्टि क्या होगी। तीसरी पॉइंट ये है कि भाई कोटक फ्लेक्सी कैप एज अ स्कीम काफी बड़ी हो गई थी, जैसे आपने कहा, आपने भी धीरे धीरे इकट्ठा किया और आपकी AUM काफी बड़ी हो गई है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया। उसमें से मेरे हिसाब से निकलना चाहिए। और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज जो रिसेंटली हमने भी हमारे बड़े क्लाइंटों की भी एडवाइस में इसको शामिल किया, वो आप जनवरी 5 से उसकी किस्तें जाएंगी, विच इज अ ग्रेट न्यूज। तो छोटा स्कीम है। कोटक एक बहुत बड़ा लार्ज फंड हाउस है,
छोटी स्कीम में परफॉर्मेंस एक फंड मैनेजर क्योंकि वो चेंज कर सकते हैं उसमें ज्यादा आती है। हमने एक एनालिसिस की थी, बड़े फंड हाउस की छोटी स्कीम्स का परफॉर्मेंस थोड़ा बेहतर रहता है क्योंकि फंड मैनेजर की रिसर्च होती है और पैसे इतने ज्यादा नहीं होते कि वो चेंज ना कर पाए। सो प्लीज गो अहेड विद कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज। रहा सवाल एल&टी मिड कैप का, फंड्स थोड़े सिक्लिकल होते हैं। 2 साल पहले हमने रेकमेंड किया था, 2-3 साल पहले रेकमेंड किया था। अब 1 साल से वो हमारी 1.25 साल से हमारी रेकमेंडेशन में नहीं है। बट आई थिंक डेफिनेटली अक्रॉस साइकिल्स अगर आप 5-10 साल होल्ड करते हैं तो इट्स नॉट अ बैड स्कीम टू होल्ड फॉर श्योर। ये 2 स्कीम्स पे आपको डेफिनेटली मेरे हिसाब से 1-2 स्कीम्स की तरफ झुकाव रखना चाहिए बिकॉज आपकी जागरूकता काफी ज्यादा है, आप स्कीम की कैटेगरी भी जानते हैं। तो ये फोकस्ड कैटेगरी में अगर आपके पास कोई भी स्कीम ना हो तो उसको जरूर ऐड करें। आपका लंबा नजरिया देख के मेरे हिसाब से फोकस्ड कैटेगरी एक थोड़ा हाई रिस्क बट डेफिनेटली रिवॉर्डिंग कैटेगरी होगा। उसमें 2 स्कीम्स जो है एसबीआई फोकस्ड इक्विटी तो काफी अर्सों से रिकमेंड कर रहे हैं, आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी बहुत अच्छा एक एडिशन हो सकता है फ्रॉम द टाइम फ्रेम्स व्हिच यू आर लुकिंग एट मिस्टर साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा निवेश की राशि इनको अगर बढ़ानी है फिरोज तो उस पर सलाह दे देनी चाहिए। ओवरऑल इनका जो पोर्टफोलियो है एक एक लक्ष्य को लेकर जो इन्होंने फंड सौंपे हैं, क्या वो चुनाव सही होगा फिरोज? आई थिंक अगर आप फंड्स की बात करें पहले तो एक प्रिंसिपल जो है डिसिप्लिन आता है। अगर आपने एक फंड को एक गोल से अटैच किया, जैसे रिटायरमेंट के लिए पराग पर एक फ्लेक्सी कैप लिया है, देयर इज अ सर्टेन डिग्री ऑफ कमिटमेंट इफ यू हैव एन अटैचमेंट। सो अगर गोल बाय गोल जाएं तो भी देख सकते हैं स्कीम वाइज कविता जी, बट आई थिंक प्रिंसिपल ऑफ अटैचिंग अ स्कीम टू अ गोल हैज ऑलवेज वर्कड। फिरोज निवेश कितना इनको बढ़ाना होगा इनके तमाम लक्ष्यों को पूरा करने के लिए? जी मेरे हिसाब से इसमें आपको इजाफा करना होगा तो इनके लक्ष्य पूरे करने के लिए कुल मिला के ऑलमोस्ट अबाउट 7,000 रुपीज की इंक्रीज का कंप्यूटेशन आता है। चलिए लगभग 7,000 रुपए आपको बढ़ाने होंगे, तो ऐसे में फिरोज जो मौजूदा स्कीम्स हैं उसी में ही ऐड करें। देखिए अगर आप देखें कोटक इमर्जिंग एक्विटीज फंड जो है वो पंकज छिबरवाल जी का जो मिड कैप्स कैटेगरी का है, 68 फंड्स है, वो डेफिनेट एक अच्छा एडिशन हो सकता है। इनकी जो लार्ज एंड मिड दोनों पोर्टफोलियोज में लार्ज एंड मिड की एक्सपोजर्स हैं, तो आई थिंक कोटक इमर्जिंग एक्विटीज एक अच्छा एडिशन है। कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप एक दूसरा स्कीम है जो भी अच्छी एडिशन माना जाएगा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का, अगेन अ स्मॉलर स्कीम बट ये 2 स्कीम्स जरूर ऐड कर सकते हैं फॉर द फ्रेश इन्वेस्टमेंट। चलिए तो शाहू साहब कोई सवाल और पूछना चाहते हैं? कमोबेश आपके फंड्स में कोई बदलाव? मेरे को ये सवाल है, मेरे पास तो एसबीआई फोकस्ड इक्विटी ऑलरेडी है, 8,000 का मैं मंथली जमा कर रहा हूँ, और दूसरा मेरे पास कनाडा रेवो का इमर्जिंग इक्विटी भी है, 5,000 का जा रहा है। हाँ। तो इसमें कनाडा रेवो का इमर्जिंग है, वो तो लार्ज एंड मिड कैप है, और इसमें कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी ये भी लार्ज एंड मिड कैप है, क्या ये ओवरलैप होगा? और दूसरा एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, ये दोनों को मैं रिटायरमेंट के लिए मैं रख रखा हूँ, 10,000 तो इसमें जा ही रहा है। और दूसरी बात है कनाडा रेवो का इमर्जिंग इक्विटी मेरे पास है, और क्या कनाडा रेवो को फ्लेक्सी कैप में जोड़ना जरूरी है अभी? हाँ, क्योंकि एक फ्लेक्सी कैप से आपको निकलने की सलाह तो दे ही रहे हैं फिरोज। करेक्ट, एक कोटक फ्लेक्सी कैप जा रहा है, बट आई थिंक देखिए मैंने जो 3-4 स्कीम्स बोली थी जो आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, एक है आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, एसबीआई कॉन्ट्रा जो अभी तक नहीं बोली थी, आई एम एडिंग दैट। एसबीआई कॉन्ट्रा एक बहुत अच्छी स्कीम होगी, दिनेश फंड मैनेजर है, अच्छा हमने उन पे एनालिसिस किया है, तो ये एक अच्छा 64 स्कीम का स्टॉक्स का एक स्कीम आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं। आप कैनरा रेबेको फ्लेक्सी कैप को जरूर कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज एक फ्लेक्सी कैप से एग्जिट हो रहा है, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज आप ऐड कर ही रहे हैं। सो दीज 3-4 स्कीम्स ऑफ कोर्स जो आपने सिद्धांत बनाने की सोची है कि ज्यादा इंटरसेक्शन नहीं होनी चाहिए, आई कंप्लीटली एग्री विद यू साहू साहब, इंटरसेक्शन आपको नहीं होनी चाहिए कैटेगरी वाइज में भी। तो आई थिंक फोकस्ड का जो आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी वो आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, एंड वो लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी आपको निफ्टी से अल्फा देने की उम्मीद रखता है। 3 से 4% ज्यादा आपको अगर निफ्टी से अल्फा पर एनम मिल सके ऑन अ 5-year होल्डिंग पीरियड, दैट्स अ वेरी गुड स्कीम टू कंसिडर।
ऑलराइट, चलिए रमाकांत जी, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई है। और अगर आप फंड्स के नाम अभी नहीं नोट कर पाए हैं तो हमारे चैनल के यूट्यूब पर जाइएगा, वहां पर प्लेलिस्ट में मनी मंत्रा के तमाम शोज मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं, कृष्णा दत्त साहब हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। कृष्णा जी नमस्कार सर, क्या हालचाल, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्ते मैडम, नमस्ते जी जी। मैं कृष्ण दत्त सिंह झांसी जनपद से बोल रहा हूँ मैडम, यूपी। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। कब से शुरुआत की है अपने इन्वेस्टमेंट की? मैडम मेरी शुरुआत 2016 से है। अच्छा, कैसे जी। समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए? हाँ मैडम, पहले मैं LIC में करता था, PPF में करता था, एक मेरी बच्ची है सुकन्या में भी कर रहा था। हाँ। और थोड़ा बहुत मैं आपको वो चैनल दिखता रहता था आपका, क्योंकि पहले इंग्लिश वाला चैनल आता था आपका। हाँ। तो उससे देखता रहता था, और भी चैनल देखता रहा, तो उससे इंटरेस्ट हुआ म्यूचुअल फंड इक्विटी में करने के लिए। अच्छा। तो फिर हाँ मैडम, तो वहां से फिर मैंने सीखा इसको। तो अभी फिलहाल मैं 2016 से कर रहा हूँ मैडम, और मैं 3 फोलियो मैनेज करता हूँ मैं अपना। हाँ। और अपनी मिसेज का और अपनी माताजी का। अच्छा। जी, और अच्छा, तीनों ने अलग अलग बना रखा है? जी, तीनों को अलग अलग बना रखा है मैडम। बहुत बढ़िया। आपका अकेले का पोर्टफोलियो का अभी क्या वैल्यू होगा? मैडम मेरे अकेले का पोर्टफोलियो वैल्यू करीब 11 लाख के आसपास है मैडम। 11 लाख के आसपास, चलिए बहुत बढ़िया। आप जो निवेश कर रहे हैं वो बच्चों की शादी के लिए और एजुकेशन के लिए? जी, बिल्कुल मैम। बताइए सर, तो किन फंड्स पर सलाह चाहिए आज? मैडम मेरे पास जो है माताजी के फोलियो में करीब 5 फंड हैं, तो उसमें सलाह मांग रहा था। एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड है, एक कैनरा रेवेको इमर्जिंग फंड है, HDFC मिड कैप फंड है, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप है, और SBI स्मॉल कैप है। फंड्स तो आपने सारे उम्दा चुने, आपने नाम नहीं दिए थे ना, तो मैं वो नोट डाउन कर रही हूँ। अच्छा सर, जी। तो आपने तो एक्सिस फ्लेक्सी कैप लिया है, PP फ्लेक्सी कैप लिया हुआ है, HDFC का मिड कैप है, कैनरा रेवेको इमर्जिंग इक्विटी है, और SBI का ब्लू चिप है ना? और इन पे आप कितने 5 साल से इसमें भी निवेश कर रहे हैं ना? जी, बिल्कुल, सारे निवेश जो है 5 साल से चल रहे हैं मैडम। तो और कितना साल रहेंगे इसमें? कम से कम मैम अगले 8 से 10 साल अभी रहना है मैडम। बताया ना कि 10 साल के पहले हमें कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से फिरोज, एक्सिस फ्लेक्सी कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, कैनरा रेवेको इमर्जिंग इक्विटी, HDFC मिड कैप, SBI ब्लू चिप, ये फंड की डिटेल्स हैं जिस पर ये सलाह चाहते हैं। 8 से 10 साल का नजरिया। आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है कि 10 साल का नजरिया है। 5 साल हो चुके हैं तो और 5 साल है। तो 12 से 13% की जो रिटर्न की उम्मीद है ना, वो वक्त के नजरिए पे निर्भर करती है। तो आपके लास्ट 5 साल तो ऑफ कोर्स 12-14% की रिटर्न आ चुकी होगी। अगले 5 साल भी जो इंडिया की करंट स्थिति है, इकोनॉमिक स्थिति, उसमें रिटर्न बनने की गुंजाइश बहुत अच्छी है। स्कीम्स ऑफ कोर्स 1-2 स्कीम्स में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। स्कीम्स भी आपने 5 ले रखी है। HDFC मिड कैप में तब्दीली मचाऊंगा क्योंकि वो काफी बड़ी स्कीम हो गई है, और चिराग सेतलवाड जो फंड मैनेजर है वो अर्जों से फंड मैनेज कर रहे हैं। 18 साल से HDFC में, 18-20 साल से बहुत स्टेबल फंड मैनेजर है। बट आई थिंक स्कीम की जो साइज है उसकी वजह से उनकी जो काफी सारे स्टॉक्स जहां पे फ्री फ्लोट नहीं है उसमें आप पैसे नहीं लगा पा रहे। तो कोटक इमर्जिंग इक्विटीज HDFC मिड कैप को बीट करने की ज्यादा संभावना रखता है 2-3 सालों में। सो वो एक चेंज माइन्यूट सा करूंगा। बट ये आपकी टाइम फ्रेम्स जो है उसके हिसाब से मैं ये नहीं रेकमेंड करूंगा कि आप ज्यादा चेंजेस करें, क्योंकि आपने 5 साल तक कंसिस्टेंटली सेम फोलियोज में पैसे लगाए। ऑफ कोर्स 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने एक स्कीम अंडर परफॉर्म कर सकती है, बट नथिंग टू वरी। इफ यू हैव 5 more years, you should stay the course, except HDFC mid cap opportunity. ऑलराइट, कोई सवाल कृष्णा जी पूछना चाहते हैं फिरोज से? जी मैम, मैं मतलब सर ने जो कहा मैं अच्छे से समझा इस बात को। केवल मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसा सर ने बताया कि HDFC मिड कैप जो है उसका जो पोर्टफोलियो है, साइज है जो उसका, वो काफी ज्यादा हो गया है। तो मैंने मैम क्या किया कि इसकी जो HDFC मिड कैप की जो मंथली SIP थी मैम 8,000 रुपए की, उसको मैंने घटा के 2,000 रुपए कर दिया है, और उसकी जगह पर SBI स्मॉल कैप फंड है
उसमें 6,000 रुपए की SIP पिछले साल शुरू की थी, क्या ये ठीक रहेगा? बताएं फिरोज, या इसकी बजाय एक मल्टी कैप स्कीम ले लें अपने पोर्टफोलियो में? नहीं, आई थिंक करंटली जो सिचुएशन है इकोनॉमी की, आई थिंक एक स्मॉल कैप फंड का इंक्लूजन एक बुरी आइडिया नहीं है। एंड SBI जैसे लार्जेस्ट फंड हाउस है कंट्री का, उसकी अगर आप स्मॉल कैप स्कीम लेते हैं तो ज्यादा सुरक्षित महसूस कर सकते हैं आप, क्योंकि जो फंड मैनेजर होता है उनकी जो रिसर्च की डेप्थ है, मैं हर एनालिस्ट से मिल चुका हूं, SBI के काफी सारे एनालिस्ट से मिल चुका हूं, हर नहीं कह सकता, और उनकी जो समझ है काफी अच्छी है। और जब स्मॉल कैप स्कीम खरीदते हैं तो जो एनालिस्ट और फंड मैनेजर की समझ की जरूरत जो पड़ती है बहुत ज्यादा पड़ती है। तो SBI में स्मॉल कैप खरीदना दूसरी स्मॉल कैप स्कीम खरीदने से बड़ा अंतर है उसमें। सो आई वुड से ये बहुत अच्छा निर्णय है। आज अगर आप इकोनॉमी देखें और इस 9 महीने की 8-9 महीने की डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस देखें, जो इंक्रीज मिली है प्री कोविड लेवल से ज्यादा गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है, इतनी हेल्दी है टैक्स कलेक्शन। सो आई थिंक स्मॉल कैप्स, जो आज की स्मॉल कैप्स हैं, वो अगले 2-4 सालों में मिड कैप्स में पहुंच सकते हैं। तो SBI स्मॉल कैप इज डेफिनेटली अ गुड चॉइस। आपने 6,000 रुपए का अमाउंट लगाया, उसमें सिर्फ 2,000 रखा है। आई थिंक यू ऑलरेडी डन व्हाट आई वाज एडवाइजिंग। कृष्णा जी, अपने बदलाव कीजिएगा जो आपने सजेस्ट किए हैं फिरोज ने, और अपने निवेश को बढ़ाने की कोशिश करें। फिलहाल आपको 8 से 10 साल में तो कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो आपका पोर्टफोलियो, जैसा कि फिरोज ने कहा, कि टाइम फ्रेम के लिहाज से सही है। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल मैं भगवान सिंह जी का लूँगी। ये फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इन्हें शुरुआत करनी है अपने इन्वेस्टमेंट की, फिरोज। और इनका एक क्लियर सवाल हमसे ये है कि ऐसा कोई निवेश का विकल्प बताएं जहां पर इनका जो निवेश है वो सिक्योर्ड भी रहे और साथ ही इनको मैक्सिमम रिटर्न भी मिले। भगवान सिंह जी, अगर सुन रहे हैं तो मैक्सिमम रिटर्न से आपका मतलब क्या है? थोड़ा सा उसको क्वांटिफाई कर पाते तो हम बेहतरी से आपको जवाब दे पाते, क्योंकि मैक्सिमम रिटर्न तो आप चाहें जितना चाहें उतना होगा, लेकिन क्या टाइम फ्रेम है, आप कितना रिस्क ले पाएंगे या बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे, उसके मुताबिक हम आपको इन्वेस्टमेंट व्हीकल रेकमेंड करें। लेकिन फिरोज, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, और अगर मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि भगवान सिंह जी पहली बार इक्विटी बाजार में अभी एंट्री ले रहे हैं, तो एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच अपनानी चाहिए। और क्योंकि बाजार को कितना समझते हैं हमें नहीं पता, तो SIP के जरिए थोड़ा थोड़ा करके इनको बाजार में अपना एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए। तो क्या फंड्स होंगे? यस कविता जी, आई थिंक जो उम्मीद रखते हैं कि कम से कम पैसा सिक्योर हो और मैक्सिमम रिटर्न मिले, भगवान सिंह जी का नाम जो है उसमें भगवान की बहुत मदद चाहिए होगी ऊपर वाले की, टू गेट बोथ दीज ऑब्जेक्टिव। रिस्क भी सबसे कम हो और रिटर्न भी सबसे ज्यादा हो, ऑन अ लाइटर नोट। बट आई थिंक एक दो प्रिंसिपल्स बता देता हूं। जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क एक टाइम पे निर्भर करता है। अगर आप एक निवेशक हैं, आपके पास 5 साल का वक्त है, तो मेरे हिसाब से इक्विटी में रिस्क ना के बराबर। अगर आप आज पैसे डालते हैं और 6 महीने में पैसे निकालेंगे या एटलीस्ट उसको इवेल्युएट करेंगे, तो रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि 6 महीने में मार्केट कहीं भी हो सकती है। तो रिस्क, इक्विटी का रिस्क आप पे निर्भर है, इक्विटी पे नहीं। अगर आपके पास 10 साल का वक्त है तो रिस्क ना के बराबर है। सो आई थिंक आपको अगर अच्छी हाई क्वालिटी ब्याज से, FD से 3 गुना की रिटर्न, 2 गुना की रिटर्न कमानी है, तो 5 साल का टाइम फ्रेम, दैट्स फर्स्ट टिक मार्क। सेकंड, जैसे कविता जी ने कहा, डिवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोग एक बैंक में जाते हैं, उन्हीं की म्यूचुअल फंड की 4 स्कीमें खरीद लेते हैं। वैसा नहीं, आपको डिवर्सिफाई स्कीम लेवल पे करना पड़ेगा, फंड मैनेजर्स की लेवल पे करना पड़ेगा, फंड हाउस की लेवल पे डिवर्सिफाई करना पड़ेगा, और डेट को भी शामिल करना पड़ेगा, एसेट क्लासेस भी डिवर्सिफिकेशन। 4 लेवल की डिवर्सिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी आपको। ये सेकंड सिद्धांत है एक नए बिगिनर के लिए। तीसरा, अब स्कीम्स क्या हो सकती हैं जो आज की करंट स्थिति में कंटेम्प्रेरी हो और आज सही हो आपके लिए, तो वो बता देता हूं। लार्ज कैप कैटेगरी में कैनरा रेवेको ब्लू चिप ले सकते हैं आप, पहली स्कीम। HDFC फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं। ICICI का फोकस्ड इक्विटी, ये स्कीम्स अच्छी हैं। और आपको अगर चौथी स्कीम चाहिए तो आप कोटक इमर्जिंग इक्विटीज भी ले सकते हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटीज एक मिड कैप स्कीम है, तो इसीलिए उसको फोर्थ मानूंगा। तो ये फॉर अ बिगिनर दीज 4 स्कीम्स could be a great start point. ऑलराइट, चलिए, शो का आखिरी सवाल, मतलब पहले आधे घंटे की इस कड़ी का आखिरी सवाल होगा नीरज, और इनका सवाल बेसिकली इनके फंड पर है।
HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड और 17 लाख रुपए इन्होंने इसमें इकट्ठा किए हुए हैं और TDS काटकर ये कह रहे हैं लगभग 14,500 रुपए इनके TDS में कटे हुए हैं और लगभग 3 साल से इस फंड में है और अब ये कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए से बढ़कर 19 लाख रुपए ये फंड का वैल्यू इनका हो चुका है। मुझे ये समझना है, ये फ़ोन लाइन पर अगेन हमारे साथ नहीं है फिरोज़, तो इनको बेसिकली इस फंड में रुकना है या नहीं रुकना है जानना चाहते हैं और डिविडेंड वाले ऑप्शन को लेकर भी इनका ये सवाल है कि जितना फ़ायदा इनको फ़िलहाल हो रहा है आगे चलकर उसमें कितना इनको टैक्स लगेगा और क्या डिविडेंड ऑप्शन से निकलकर इस फंड में रहें या पूरी तरह से इस फंड में से निकल जाएं। फिरोज। कविता जी, 2-3 पहलू की जरूरत पड़ती है एडवाइस देने में, बट विद सम सर्टेन असम्पशंस मैं एडवाइस जरूर देना चाहूंगा इनको। जो आपने प्रीवियस कॉलर को भी कहा था कविता जी कि डिवर्सिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये 17 लाख रुपए एक स्कीम में है और ये टोटल पोर्टफोलियो और 30 लाख का है तो बहुत डिफरेंट एडवाइस होगी। अगर आपके 4 करोड़ के पोर्टफोलियो में 17 लाख रुपए स्कीम में है तो अलग चीज होगी। सो पॉइंट 1, डिवर्सिफिकेशन इतना एटलीस्ट करें कि कोई भी स्कीम में आपके 5 से 10% से ज्यादा एक स्कीम में ना हो। ये इंपॉर्टेंट है। हैविंग सेड व्हिच, बैलेंस्ड एडवांटेज मेरे हिसाब से एक बहुत रिटेल निवेशक के लिए जिसके पास 500 रुपए हो, 1000 रुपए मंथली हो, वो डाल सकते हैं। जाहिर सी बात है इन्होंने डिविडेंड की लालसा में या फिर डिविडेंड की उम्मीद में, लालसा नहीं कह सकते, उम्मीद में इन्होंने बैलेंस्ड एडवांटेज फंड रखा है। ऑफ कोर्स डिविडेंड्स आर नो मोर टैक्स फ्री, सो आई थिंक ग्रोथ ऑप्शन में जाके SWP करना इज अ बेटर ऑल्टरनेटिव इन एनी स्कीम। रहा सवाल इस स्कीम में रहने का, अगर आपके पास 17 लाख रुपए हैं तो उसको स्प्लिट कर दें। इक्विटी फंड, अगर आप HDFC की ही इक्विटी स्कीम्स देखें तो उसमें 20% की रिटर्न आई है, इसमें सिर्फ 12 की आई। अगर आपने 20-30% डेट में भी रखा होता तो आपकी एवरेज रिटर्न लास्ट 3-4 साल की 2-3% से ज्यादा होती। अगर 2-3% ज्यादा रिटर्न मिल चुका होता 5 साल के लिए तो आपके 17 लाख ना होते 20 लाख होते। सो प्लीज डिवाइड इट इनटू 2 स्कीम्स एंड थोड़ी गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करें ताकि यू डोंट ओवरस्क्यू योरसेल्फ। ऑलराइट, हमारे साथ शो में होते तो और बेहतरी से सवाल पूछ पाते और हम इनको जवाब में और क्लैरिटी भी देते, लेकिन जितना आपने अभी इनको समझाया है मैं उम्मीद करती हूँ कि उसके मुताबिक ये आगे बढ़ें अपने पूरे पोर्टफोलियो में। और इसके अलावा भी इनके पोर्टफोलियो में और कौन से फंड्स हैं मैं नहीं जानती, लेकिन फिरोज आपने इनको कुछ फंड्स का सुझाव दिया है। करेक्ट, तो 2 स्कीम्स है, कैनरा रेबेको ब्लू चिप एक इंपॉर्टेंट स्कीम है और SBI फोकस्ड इक्विटी, ये 2 इक्विटी स्कीम्स है। बैलेंस्ड एडवांटेज में एक डेट और इक्विटी का मिक्स होता है, बट दीस 2 स्कीम्स, ये दोनों स्कीम्स जो है ये कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे को और इनकी जो रिटर्न्स होंगी वो काफी अधिक हो सकती है बैलेंस्ड एडवांटेज के मुकाबले लॉन्ग टर्म। चलिए, तो नीरज के लिए ये सलाह और इसी के साथ फिरोज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और दर्शकों को उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग में उनकी सहायता की है। मनी मंत्रा में हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पे जाएं उससे पहले आपको बता दें कि हम लाइव हैं सोशल मीडिया पे इस वक्त। अपने सवाल आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक या यूट्यूब पर। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपने सवाल, 9619873567 नंबर है जहां पर आपको अपना सवाल हमें भेजना है। अपना नाम जरूर साथ में भेजिएगा। मिलते हैं आपको छोटे से ब्रेक के बाद।